Hello students, in this video I am going to explain about Newton's second law of motion. But before explaining Newton's second law of motion, I would like to explain a new term momentum. Momentum क्या है? मोमेंटम एक्सप्लेन करने के पहले मैं थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल लेती हूँ. सपोज़ मेरे पास दो बॉल हैं, एक रबड़ की बॉल है और एक आयरन की बॉल है, या कोई हैवी बॉल है, टेनिस बॉल है, क्रिकेट बॉल है. सपोज दोनों की साइज़ सेम है, दोनों को मैंने फेंका, आपने कैच नहीं किया और आपको चोट लग गई. तो किससे ज़्यादा चोट लगेगी? जिसमें मास ज़्यादा होगा, जिसका वेट ज़्यादा होगा. गॉट दिस? यस. तो अब एक दूसरा चीज़ लेते हैं. सपोज़ मेरे पास दो बॉल हैं और दोनों सेम मटेरियल का, दोनों का मास सेम है, दोनों रबड़ की बॉल है. एक को मैंने धीरे से फेंका और एक को बहुत तेज़ फेंका. किससे ज़्यादा चोट लगती है? जिसको हमने ज़ोर से फेंका है. तो जो हमें चोट लग रहा है, एक्चुअली हम फोर्स लगा रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट है कि आपको चोट लग रहा है. तो इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स किस दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? एक स्पीड पे और दूसरा उसके मास पे. द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो मोमेंटम इज सच ए क्वांटिटीज विच रिलेट्स मास एंड वेलोसिटी, मास एंड स्पीड. जनरली हम वेलोसिटी बोलते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी लेके चल रहे हैं. मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. तो मास को हम लिखते हैं, मास का सिंबल होता है, सपोज मैंने लिया m और यूनिट होता है kg. वेलोसिटी का सिंबल होता है v और यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम क्या होगा? एज पर डेफिनेशन मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, p इज इक्वल टू m इंटू v. मैंने बताया मास का यूनिट क्या है? kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड. तो यूनिट ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम के देखो मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ. सपोज़ एक ट्रक है, बहुत हैवी सा ट्रक है, बट वो रेस्ट पे है, वो रुका हुआ अपनी जगह पे है. तो अगर आप उससे सट भी चाहते हो तो आपको कोई चोट नहीं लगती है. बट एक बुलेट है जिसका मास बहुत कम है, बट इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है. तो बुलेट जैसे आता हाई स्पीड से, आपको चोट लग जाती है बहुत तेज़, राइट. बट वही जो रुका हुआ ट्रक था, वो अगर इवन स्लो स्पीड से भी आ रहा है तो भी वो आपको हिट करेगा, तो आपको बहुत चोट लगेगी, बिकॉज इट्स मास इज मोर. तो मोमेंटम जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स. यू कैन से कि कितने स्पीड से कौन ऑब्जेक्ट आ रहा है, कितना मास है, दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है. इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन बोथ द थिंग्स, इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर रबड़ की बॉल है, दोनों सेम साइज सेम मटेरियल का बना हुआ है, बट एक की स्पीड ज़्यादा और दूसरे की स्पीड कम है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है उससे ज़्यादा चोट लगेगी और जिसकी स्पीड कम है उससे कम चोट लगेगी. सिमिलरली दो बॉल मैंने लिया, एक लिया सपोज हैवी बॉल क्रिकेट की बॉल और दूसरी लाइट बॉल है, रबड़ की बॉल है, या जिसका मास बहुत कम है. दोनों सेम साइज़ के हैं, दोनों को मैंने सेम स्पीड से फेंका, तो जिसका मास ज़्यादा उससे उस बॉल से हमें ज़्यादा चोट लगेगी. सो मोमेंटम इज़ ए क्वांटिटी विच रिलेट्स मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ दिस मोमेंटम हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या होगा? जिधर ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा. मोमेंटम इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. It is a vector. I have explained you what is vector and scalar. Vector quantity क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं. स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होता है. सो मैग्नीट्यूड मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. No, अब एक चीज़, it is given that because when we apply some unbalanced force, it brings a change in the velocity of the object. ठीक है, या तो इंक्रीज़ कर लिया या डिक्रीज़ कर दिया. एक बॉल ऑलरेडी मूव कर रहा था, आपने फोर्स लगाया, बॉल की
वेलोसिटी चेंज हो गई, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया. सो अनबैलेंस फोर्स ऑल्सो ब्रिंग्स द मोमेंटम और चेंजेस मोमेंटम. सपोज मेरे पास एक ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है. आपने इस पर फोर्स लगाया, इसकी स्पीड बढ़ गई, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया. तो पहले इसका मोमेंटम क्या था, इसका मास तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, मास इनटू वेलोसिटी, जबकि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था. और जब इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो उसका मोमेंटम भी इंक्रीज़ हो गया. यहाँ पे मोमेंटम कम था, यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा है. मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया 1 kg का, 1 kg ऑब्जेक्ट और स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड. इस पर फोर्स लगाए, यह हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मास तो 1 kg ही है. तो पहले का जो मोमेंटम था 1 इंटू 2, अगर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो 2 kg मीटर पर सेकेंड हुआ इसका मोमेंटम. और यहाँ पे जब इसकी स्पीड बढ़ गई 2 से 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, लेकिन मास तो सेम है 1 kg, तो अब इसका मोमेंटम हो गया 4 kg मीटर पर सेकेंड. तो जब अनबैलेंस फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसके मोमेंटम में चेंज आ रहा है. द अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मोमेंटम. आई होप इट यू अंडरस्टूड दिस. इस पर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स अगर बोलूँ तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ मोमेंटम का. सपोज क्वेश्चन 1, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास गिवन है 5 kg. वो इट वाज मूविंग विथ इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है. इनिशियल वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड एंड उस पर फोर्स लगा कुछ, एंड फोर्स की वजह से उसका स्पीड जो है, जो वेलोसिटी है, वो इंक्रीज़ हो गया अप टू 10 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए पहले हमें इनिशियल मोमेंटम निकालना होगा, फाइनल मोमेंटम निकालना होगा, एंड देन चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा. देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम उसका क्या है? इनिशियल मोमेंटम उसको मैं P1 से रिप्रेजेंट करती हूँ. P1 इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी मैं U से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और फाइनल वेलोसिटी को V से. तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू, मास कितना था 5 kg और स्पीड थी 5, तो ये हो गया 25. यूनिट क्या होगा? kg मीटर पर सेकेंड. दिस इज इनिशियल मोमेंटम. ना फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं P2 से. P2 विल बी मास इंटू फाइनल वेलोसिटी V. मास था हमारा 5 kg और वेलोसिटी कितना हो गया था? 5 से 10 हो गया था. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज़ 50 kg मीटर पर सेकेंड. चेंज इन मोमेंटम, व्हाट विल बी चेंज इन मोमेंटम? देखो चेंज इन मोमेंटम मैं यहाँ पे से निकाल रही हूँ क्योंकि सेकेंड लॉ में इस टर्म का यूज़ है. चेंज इन मोमेंटम इज़ ऑलवेज, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं. चेंज इन मोमेंटम इज़ कैलकुलेटेड बाय फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम मेरा P2 था, इनिशियल मोमेंटम P1 है. P2 की वैल्यू कितनी थी? 50. P1 की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी? 25. सो योर आंसर इज 25 kg मीटर पर सेकेंड. ये P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, इसको हम डेल्टा P से भी रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन मोमेंटम. सो छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं. मास गिवन है, कई बार मास जो है kg में नहीं गिवन होता है, दैट इज़ गिवन इन ग्राम. सो इन दैट केस यू हैव टू चेंज ग्राम इनटू किलोग्राम. एंड समटाइम्स स्पीड हमें चेंज करनी होती है, स्पीड इज़ गिवन इन किलोमीटर पर आवर, सो यू हैव टू चेंज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. सो दिस आर द बेसिक थिंग्स. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेकेंड लॉ. अब इतना समझने के बाद नाउ वी आर कमिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. Second law of motion. Newton's second law of motion says that the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the
अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या मतलब हुआ कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पे मैंने निकाला था एक एग्जांपल में चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। हम डिफाइन करते हैं, लास्ट चैप्टर में आपने देखा होगा, व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब हुआ, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, P2 माइनस P1 बाई टाइम। अगर हम इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। सो व्हाट द सेकेंड लॉ सेज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, इसका जो रेट हुआ, कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स पे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, कहाँ गया ये, कि मैं इस पर फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, तो इसके मोमेंटम में चेंज हुआ। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, कितने टाइम में मोमेंटम में चेंज हुआ, 1 सेकेंड में हुआ या 2 सेकेंड में हुआ, वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल फोर्स पे। अगर मैंने फोर्स ज़्यादा लगाया तो इतना ही चेंज इन मोमेंटम जो हुआ है हमारा वो कम टाइम में हो जाएगा, और अगर हमने फोर्स कम लगाया तो सेम चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा टाइम में होगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ सेज, स्टेटमेंट में यहाँ लिख नहीं रही हूँ, आई एम telling the statement, but you have to write this statement. Newton's second law of motion says that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force. applied unbalanced force जो है उस पर प्रोपोर्शनल है। वो फोर्स किस डायरेक्शन में, ये जो चेंज इन मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ना इसको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन भी आता है, तो उसके लिए हम इसको करते हैं। लेट अस कंसीडर, सपोज एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास दिया हुआ है m kg, या m लिखते हैं। वो एक इनिशियल स्पीड से मूव कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी u। उस पर कुछ फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा, दैट इज सपोज F। फोर्स लगा, कितने टाइम के लिए लगा, सपोज वो टाइम t है, टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम इज t। इतने टाइम के लिए F फोर्स लगा किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई और फाइनल वेलोसिटी हो गया v। देन इसमें मोमेंटम इनिशियल, देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम विल बी मास इंटू वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी u है तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी u। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p1 से, फाइनल मोमेंटम को हमने रिप्रेजेंट किया p2 से। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, व्हाट विल बी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू p2 माइनस p1। एक चीज़ ध्यान दोगे, इवन टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1। नो, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू P2 माइनस P1 एंड दिस इज इक्वल टू mv माइनस mu। दिस m दोनों में है, हमने कॉमन ले लिया तो v माइनस u। दिस इज चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देती हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने क्या बताया था, रेट लग गया मतलब टाइम से डिवाइड करेंगे। सो चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था हमारा, m v माइनस यू अपॉन टाइम थी। ये मैंने निकाला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, व्हाट इज सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स लगा उस पर प्रोपोर्शनल है, तो आप यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अप्लाइड फोर्स जो कि हमारा F है, नाउ हियर कम्स प्रोपोर्शनल साइन, F is proportional to applied force is proportional to rate of change of momentum, that is mv minus u upon t. And whenever we want to change proportionality sign in equal sign, तो हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं. यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट लिया k v माइनस u अपॉन t, सॉरी m रह गया. आई रिपीट वंस अगेन, प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं. यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k है, सो k इंटू एम वी माइनस यू बाई टी. नाउ f इज इक्वल टू k m. v माइनस यू बाई टी क्या होता है? एक्सलेशन होता है, क्योंकि आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यहाँ से आप निकाल सकते हो, u को इधर ले आओ तो v माइनस यू हो जाएगा, इज इक्वल टू ए टी, और t से डिवाइड कर दो v माइनस यू बाई टी, तो क्या होगा? a हो जाएगा. तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आई v माइनस यू बाई टी, उसकी जगह पे हमने a लिख दिया. f इज इक्वल टू के एम ए. नाउ a इज़ द एक्सलेशन. नाउ ये जो k है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसको हमने ऐसे चूज़ किया है. देखो फर्स्ट टाइम फोर्स आया हमारे नॉलेज में, तो उसको ऐसा चूज़ किया हमने, मास का और फोर्स का ऐसा यूनिट लिया, इतनी वैल्यू ली कि k की वैल्यू जो है वो 1 हो जाए. यहाँ पे k क्या है? k इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. अभी तक हमें पता था कि एक्सलेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मास का यूनिट क्या है? kg. बट अभी तक हम जितना पढ़ें, दो वी नो दैट कि इसका यूनिट न्यूटन है, बट वो न्यूटन इसी फार्मूला से हमने निकाला. कैसे निकाला? कि यूनिट ऑफ फोर्स इज चूजन सच दैट दिस वैल्यू ऑफ k बिकम्स 1. मान लो कि हमने कोई ऑब्जेक्ट है, हमने 1 kg का ऑब्जेक्ट लिया. 1 kg के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कराने के लिए जितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हमने लिया 1 न्यूटन. मान लो कि ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है और मैं इसको मूव कर, ये रिस्ट पे है, इस पर मैं एक्सलेशन प्रोड्यूस करना चाह रही हूँ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन प्रोड्यूस करने के लिए मैं जितना फोर्स लगा रही हूँ, वो फोर्स जो है उसको हमने 1 न्यूटन लिया. मेरे कहने का मतलब है कि अगर m 1 हो गया, इफ़ m इज इक्वल टू 1 kg, a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड f इज इक्वल टू 1 न्यूटन, देन k की वैल्यू क्या हो जाएगी? सब 1 1 है तो k भी 1 हो जाएगा, राइट? तो अगर 1 kg के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को अगर हम 1 न्यूटन बोल दें तो k की वैल्यू तो 1 हो गई. सो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू एम ए. दिस इज एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ बच्चों से पूछो कि व्हाट इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ? मैम f इज इक्वल टू एम ए. दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉ का. बट न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट अलग है, विच इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डेरिवेशन. अगर कहीं पे कुछ डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास, ऑनलाइन क्लास में पूछ लेना. अगर यहाँ से मैंने बोला अब f का यूनिट 1 न्यूटन, 1 न्यूटन मतलब एक्चुअली मास का यूनिट kg है और एक्सलेशन का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. देयरफॉर यूनिट ऑफ f जो है वो होगा हमारा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज़ 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन. Sometimes there is a question comes like define 1 Newton.
अगर 1 न्यूटन को डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? 1 न्यूटन इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू मूव an object of mass 1 kg by an acceleration of 1 meter per second square. So from Newton's second law we have derived F is equal to ma. अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन सेकेंड लॉ हमने समझा, बट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हम फर्स्ट लॉ को डिराइव कर सकते हैं. कैसे? एक चीज़ देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ इज F इज इक्वल टू एम ए, और हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू क्या होती है? V माइनस यू अपॉन टी. दिस इज एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. नाउ अब सपोज कि अगर फोर्स ज़ीरो है, इफ़ F इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये लेफ्ट LHS पूरा हमारा ज़ीरो हो जाएगा. देयरफॉर इट विल गिव एम वी माइनस एम यू इज इक्वल टू ज़ीरो. m कॉमन ले लो, v माइनस यू विल बी ज़ीरो. बट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ज़ीरो. मास कभी किसी चीज़ का जीरो हो सकता? नहीं हो सकता. इवन लाइटेस्ट पार्टिकल, सपोज इलेक्ट्रॉन है, उसका भी मास ज़ीरो नहीं है. तो मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. बट मास और चेंज इन वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है. इसका मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक तो ज़ीरो होना चाहिए. ये ज़ीरो नहीं है तो ये ज़ीरो है. तो v माइनस यू विल बी ज़ीरो. इट गिव्स v इज इक्वल टू यू. क्या मतलब हुआ? इफ फोर्स इज ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी. यही तो फर्स्ट लॉ कह रहा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, द ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट और द ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी. v माइनस यू इक्वल टू ज़ीरो. मतलब v और u दोनों सेम है. अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं है. ना अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, u इक्वल टू ज़ीरो, तो v भी ज़ीरो होगा जब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है. तो दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट. यहाँ पे इफ़ u इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस गिव्स v इज ऑल्सो ज़ीरो. दैट इज ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट. तो ये हमने सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ ड्राइव कर दिया. फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इफ़ फोर्स इज ज़ीरो देन the object will be at rest or the object will be moving with the same velocity. तो देखो जब फोर्स ज़ीरो था तो v u के बराबर आ गया, और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, u ज़ीरो है, तो v भी ज़ीरो होगा. मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ऑनलाइन क्लास में आप मेरे से डाउट पूछना. एक और एक्सप्लेन करना चाहूँगी मैं इस पर. देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग से है, इसमें तो बॉयज़ लोगों को ऐसे बहुत इंटरेस्ट आता है. क्रिकेट गेम के बारे में है. कोई भी एक फील्डर जो बॉल कैच कर रहा है, वो ग्रेजुअली मूविंग बॉल के साथ अपने हाथ को भी पीछे कर रहा है. यहाँ पे कैच किया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने हाथ को नीचे किया. वाई डज ही डू सो? एक्चुअली ऐसा करके देखो, जब बॉल मूव कर रहा है, बॉल का अपना मोमेंटम है, इसमें मास है, ये फास्ट मूविंग बॉल है, वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है, इसका मोमेंटम ज़्यादा है. लेकिन जब ये बॉल व्हेन इट कम्स टू आवर हैंड्स और फील्डर्स हैंड, इट स्टॉप्स. तो सडनली the momentum becomes zero. It stops means velocity is zero. Velocity is zero means momentum is zero. तो इसका कुछ मोमेंटम होगा, सपोज mv, और mv से वो ज़ीरो आ गया, चेंज इन मोमेंटम हुआ. दिस चेंज इन मोमेंटम इफ occurs in longer time, the effect of force will be lesser, and if it occurs in smaller time, then the effect of force will be more. So to reduce the impact of force, to avoid getting hurt, the fielder increases the time of contact between the ball and his hand. When the time will be less, the change in momentum will take some more time the momentum will take some more time to become zero. So actually fielder does this to increase the time to catch the ball, so that to reduce the effect of the ball, effect of the force applied by the ball. ऐसा करके क्या कर रहा है वो इम्पैक्ट. देखो एक सीधी सी चीज़, एक मैं न्यूटन सेकेंड लॉ में बता रही हूँ. न्यूटन सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी. ना चेंज इन मोमेंटम तो हमारा फिक्स है कि बॉल मूव कर रहा था, उसका अपना मोमेंटम होगा, और जब वो रुक जाएगा तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा.
So this is fixed. So if we increase the time, the force will decrease. जो वो बॉल हमारे हैंड पे फोर्स लगा रहा है वो फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो हमें चोट कम लगेगी. But if the time is less, more force will be there. So to decrease the effect of the force applied by the ball, the fielder moves his hand backward so that he does not get hurt. Okay, so in this video till this topic, next video I'll explain some numericals. Go through the numericals given in the textbook. जो solved examples हैं बच्चे लोग प्लीज़ आप एग्जाम्पल 9.1 है, 9.2 है, 9.3 है, 9.4 है, ओके 9.5 भी है. सो देर आर 5 एग्जाम्पल्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. You are going to see these examples and ask me doubt in the next class. I am 100% sure that everybody will have one or more doubts in this example. So please everyone discuss these doubts. Thank you.